ओके, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें अभी। तो आज की क्लास में हम केवल फंक्शन का जो स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी, कंफर्म करो कोई स्क्रीन दिख रही है क्या? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यूडीएफ शुरू किया था और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो सेशन होगा पूरी तरह प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। तो आज हम केवल फंक्शन के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ यूडीएफ। आज का टॉपिक कल जो भी पढ़ा था हमने, 4 कैटेगरी पढ़ी थी फंक्शन की, उन कैटेगरीज पे अलग अलग टाइप के फंक्शन बनाकर हमें देखना है। और हम उसमें से सबसे पहले एक कल की ही क्लास से रिलेटेड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिसपे हम सीख रहे हैं define a function that will check any condition। ठीक है, हमें क्या देखना है? डिफाइन अ फंक्शन दैट विल चेक एनी कंडीशन। ऐसा कोई फंक्शन बनाना जो कंडीशन को चेक करे, लाइक इवन और चेक करने के लिए कोई फंक्शन बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए कोई फंक्शन बनाना। तो इस तरह की अगर हम कोई कंडीशन या पास फेल देखना है कि यूजर पास हुआ कि फेल हुआ, सिर्फ कंडीशन, वैल्यू की बात नहीं हो रही है कि पास हुआ तो कितने परसेंट बने, तो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिस पर एक निष्कर्ष निकाल कर लाना है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन द फंक्शन should return true, मतलब 1 और false। ऐसे कंडीशन, ऐसे फंक्शन क्या रिटर्न करने चाहिए? ऐसे फंक्शन रिटर्न करने चाहिए केवल ट्रू और फॉल्स। तो ये फंक्शन मतलब रिटर्न टाइप का होगा, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन नहीं हो सकता। सो द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन must be int। ठीक है, not void। जब आप कोई फंक्शन किसी कंडीशन को चेक करने के लिए बनाएंगे तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आपको इंटीजर देना है। ठीक है, void नहीं देना है। द नेम should be like is xxx, then parameter। एक चीज और, सिमेंटिक चीज अगर हम बताएं कि इससे आपका फंक्शन देखकर समझ में आ जाए कि फंक्शन वास्तव में सिर्फ कंडीशन के लिए को चेक करने का काम करेगा, तो फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए। किस तरह से? इज और कुछ भी नाम, जैसे इज इवन और हमने कोई नंबर दे दिया, इज ऑड कोई नंबर दे दिया, तो इससे पता चलेगा कि वो फंक्शन किसी कंडीशन को चेक करने के लिए है। ठीक है, लाइक अगर हम फंक्शन पढ़ चुके हैं कुछ इज वाले, जैसे याद करिए हमने देखा था इज अपर, याद है? तो जब सिर्फ ये बता रहा था अपर है कि नहीं, इज लोअर हमने देखा हुआ है, इज डिजिट। तो ये फंक्शन जिस तरह से हमें लाइब्रेरी में मिले हुए हैं, अगर हम भी अपना फंक्शन बनाएं तो सिर्फ ये चेक करें कि कोई फंक्शन, कोई कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स में आनी चाहिए, और कंडीशन ट्रू और फॉल्स में आती नहीं, यहाँ आएगी किसमें? 1 और 0 में। तो फंक्शन का टाइप इंट होना चाहिए और फंक्शन का नेम कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो फंक्शन किस तरह से बनेगा? ये पैरामीटराइज्ड विथ रिटर्न वैल्यू, पैरामीटराइज्ड विथ रिटर्न वैल्यू। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल्स। तो एक फंक्शन हमने बनाया, देखिए इंटीजर इज इवन। आप ई कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कैसा भी लिखें, बट याद रखें केस सेंसिटिव है। अगर मैंने ई कैपिटल किया तो आगे इसी तरह से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इज इवन, और हमने लिख दिया इंट। मतलब एक ऐसा फंक्शन का मैं प्रोटोटाइप बनाने जा रहा हूँ जिसमें एक इंटीजर दूंगा और ये चेक करके मुझे ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है, हाँ, इज इक्वल और इंट दे दिया, ये चेक करेगा दो नंबर को दोनों इक्वल हैं या इक्वल नहीं है।
तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने मेन फंक्शन बनाया, और जब भी इस फंक्शन को आप यूज करेंगे, इस वाले फंक्शन, तो फायदा ये है कि we can use these functions directly inside if statement। if statement की जगह पर हम if statement के पास हम उन्हें कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं एज कंडीशन। तो कंडीशन की जगह पर जहां पे आप if में कंडीशन लिखते हैं, वहां पे सीधे हम किसको कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को। तो देखिए हमने इंटीजर ए और क्या बना लिया, बी। यहाँ पर हमने बना लिया printf इंटर 2 नंबर्स। scanf बना लिया, परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया इफ इज इवन है, ये देखिए। तो इज वाले जो फंक्शन होंगे, मतलब कोई भी ऐसे फंक्शन जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना होगा, उनको हम इफ में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर इज इवन तो हम लिखा printf परसेंटेज डी is a even number, is an even number। और एक को प्रिंट किया, else मैं एक नंबर को केवल चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहे दोनों को चेक कर सकते हैं। तो हम else परसेंटेज डी इज एन ऑड नंबर। यहाँ परसेंटेज डी की जगह पर एक वैल्यू प्रिंट की है, ए को चेक करने के लिए होगा। उसी तरह से कंपेयर करना है, तो हमने यहाँ लिखा इफ इज इक्वल ए कॉमन, अगर ए और बी इक्वल है तो हमने यहाँ लिख दिया printf both numbers are equal। ये तो लिख दिया numbers are different, if numbers are different, yeah, not equal। ये तो कोई इनकी कॉलिंग की कहानी कि जितने भी इज वाले फंक्शन होंगे, यूजुअली मोस्टली केस में इज जो भी फंक्शन हमें बने बनाए मिले या हम बनाए, दोनों ही केस में जो फंक्शन होते हैं हमेशा ट्रू और फॉल्स पे काम करते हैं। तो हम भी उसी सिमेंटिक्स को समझ रहे हैं कि अब इस फंक्शन को बनाएं कैसे। तो नॉर्मल है, इंट था, इज इवन था, इंट। अब आप यहाँ पे इंट के साथ कुछ ना कुछ पास करेंगे, और यहाँ केवल मुझे क्या लिखना है, इस एक्स को चेक करके रिटर्न करना ट्रू या फॉल्स। तो मैंने लिखा रिटर्न x mod 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, x mod 2 की तरह से लिखा, रिटर्न अगर x mod 2 इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करना है 1, मतलब ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है 0। या फिर तो या तो ऐसा लिखें या तो ऐसा लिखें, x mod 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ, मतलब जब इसको कैलकुलेट करेगा तो ये कंडीशन है भाई, तो या तो यहाँ 1 आएगा या फिर यहाँ 0 आएगा। अगर x mod 2 इक्वल टू 0 आ गया तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रू, 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल इक्वल टू है। डबल इक्वल टू या तो कंपेयर करके 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा, और जो भी यहाँ रिटर्न होगा वही जाकर यहाँ इफ में आएगा। तो ये हो गया ट्रू और फॉल्स। या फिर ये वाला अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ में आ ही रहा होगा, x mod 2 इक्वल टू अगर 0 है तो ट्रू रिटर्न करना है, मतलब 1, नहीं तो 0 रिटर्न करना है। उसी तरह से इक्वलिटी चेक कर लेना है, इंट इज इक्वल इंट x और इंट क्या ले लिया भाई, अब अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ भी इसी तरह से रिटर्न कर, रिटर्न x डबल इक्वल टू है, बस। अब डबल इक्वल टू है तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा, मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं कोड ब्लॉक पर। इसी तरह से ये केवल फंक्शन के सजेशंस हैं, ऐसा नहीं कि फंक्शन ऐसा ही बनाना है, केवल
इनको हम सिमेंटिक रूल कहते हैं, ताकि रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो केवल सजेशन है। सेम वे we should create functions like 2xxx, और यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर है, इसका मतलब है वो कन्वर्ट द वैल्यू इन अदर फॉर्मेट। जैसे हमने लिख दिया 2 सेल्सियस और यहाँ कोई वैल्यू दे दी 2 km और यहाँ मीटर दे दिया, तो मीटर से km में हो गया, km टू मीटर हो गया। उसी तरह से गेट xxx और यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिया, मतलब ये जरूरत पड़ेगी टू गेट द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन। लाइक जैसा हमने लिख दिया, कल हम मिन और मैक्स निकाल रहे थे, एक्चुअली उनको ऐसा लिखना था गेट मैक्स, यहाँ पे ए और बी दे दिया। कुछ फंक्शन की बात कर रहे हैं, गेट मिन कर दिया, ए बी और सी दे दिया। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू रिटर्न करते हैं, इनको हम गेट लगाना चाहिए। नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा लगाना चाहिए। ये सजेशन होते हैं आपको बताने के लिए, ताकि यूजर को रीड करके इस फंक्शन का काम समझ में आ जाए। फिर उसी तरह से हमने लिख दिया, कोई भी फंक्शन हमने बनाया 2 km और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दी 1000, इसको किलोमीटर में कर दिया, तो ये रिटर्न ये भी करेगा। सेट, एक होता है सेटर फंक्शन, तो इसको बोलते हैं सेट एक्स, और यहाँ भी क्या देते हैं पैरामीटर्स to assign the values inside any object और structure। आगे स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो इस सेटर का यूज करके दिखाएंगे किस तरह से सेटर किया जाता है। तो इसको कहते हैं सेटर। एक्चुअली ये सब क्या है, ये कन्वेंशन कहलाते हैं। These semantics or signatures are called as convention, which help to understand the working of function without reading their documentation. Okay, but these are not the rules. ठीक है, ये रूल नहीं है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी टू फॉलो। कन्वेंशन से मतलब ऐसा करना चाहिए, केवल सजेशन है यूजर के लिए, ताकि हम फंक्शन को देख के उसकी वर्किंग को समझ सकें। तो चलिए, हमारा कोड ब्लॉक भी चालू हो गया और वो प्रोग्राम हमने जो बनाए थे उनको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से किया रन, फिर से करते हैं रन। 2 नंबर दे दिए हमने, 13 और 12 दे दिया। 13 इज ऑड नंबर दिखा रहा है एंड नंबर्स आर नॉट इक्वल दिखा रहा है। दोनों फंक्शन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसको एंड करना था और यहाँ पर इस वाले को /n के साथ प्रिंट करते हैं क्योंकि सेम लाइन पे आ रहा है। फिर से एक बार रन किया, फिर इस बार 12 एंड 12 दे दिया। तो 12 इज एन इवन नंबर और बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो दोनों फंक्शन चल रहे हैं। कॉलिंग कैसे हुई आपको बता दी हमने। जब भी इस वाले फंक्शन हो गया, आप सीधे उनको इफ के साथ यूज कर सकते हैं, इफ के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमने कहा एक फंक्शन बनाइए, तो रिटर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर, क्योंकि हमें जब वैल्यू मेन फंक्शन में लानी हो रिजल्ट, तब मुझे रिटर्न करना। अब सपोज करिए अगर ये फंक्शन वॉइड होता
वॉइड होता तो आप डेटा प्रिंट तो कर सकते थे फंक्शन के अंदर, इट्स इवन और इट्स नॉट इवन, लेकिन मेन के अंदर वो वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब मेन में डेटा ही नहीं आता तो मेन में पता ही नहीं लगा पाते कि जो नंबर है वो इवन है कि ऑड। आप फंक्शन के अंदर पता लगाते और फंक्शन के अंदर ही उसे आप प्रिंट करते। तो अगर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करते तो भी कोई बुराई नहीं थी, बट दिक्कत ये थी कि अगर अपने मेन प्रोग्राम में फर्दर कोई एक्सेसिंग करनी हो, डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने कहा अगर इवन है तो इसका स्क्वायर निकालो, तो अब वो स्क्वायर का प्रोग्राम फिर मेन में नहीं लिखते, वो भी कहाँ जाता है, उस इवन वाले फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है कि अगर इवन है तो अंदर ही चेक करो मेन अपने यूडीएफ में, और अगर इवन है तो उसका स्क्वायर निकालो। तो अब ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में वर्किंग या कंट्रोल देना चाहता है, मेन के हाथ में या फिर यूडीएफ के हाथ में। तो यूजुअली जो कंट्रोलिंग है वो मेन के हाथ में होनी चाहिए, यूडीएफ का काम सिर्फ ये होना चाहिए डेटा निकाल कर मेन को दे दो, अब मेन के को डिसाइड करने दो कि उसे क्या करना है, यही सही तरीका है। तो ये रिटर्निंग हुआ। कुछ विदाउट रिटर्निंग के फंक्शन देखते हैं। क्रिएट अ फंक्शन, देखिए फंक्शन हम बनाएं क्यों, अब ये तो फंक्शन का तरीका हो गया बनाने का। फंक्शन वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर उसकी रीयूजेबिलिटी हो, जहां पर कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, तो वहां जरूरत है फंक्शन बनाने की। अब कोई कोड आपको एक ही बार पूरे प्रोग्राम में लिखना है, एक ही बार, तो उसके लिए जरूरी नहीं आप फंक्शन बनाएं, क्योंकि उसके लिए फिर आपका काम बढ़ रहा है। वही कोड आप मेन में लिख देते, अब वही कोड उठा के आपको नीचे फंक्शन में बनाना पड़ रहा, प्रोटोटाइप करना पड़ रहा, फिर कॉलिंग भी करनी पड़े, काम बढ़ गया। तो जरूरत कहाँ पड़नी है आपको, जहां पर रीयूजेबिलिटी हो, किसी कोड को बार बार जरूरत पड़ रही है। जैसे इस प्रोग्राम में देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल प्रिंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन like horizontal line that comprises of given character and number of time। दो चीज देना चाहिए। like जैसे अगर मैंने लिख दिया draw line, मैंने फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं मैं draw line का, और यहाँ पर हमने कहा लाइन में स्टार चाहिए, कितने चाहिए 20, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह समथिंग 20 के आ जाए, लाइन आ जाए। अगर मैंने लिखा ड्रॉ लाइन, हमें लाइन बनानी स्टार से, कितने स्टार से, मुझे चाहिए 20 स्टार या 30 स्टार, तो इसका आउटपुट किस तरह से आए। एक ही फंक्शन, पैरामीटर की महिमा समझाना चाह रहा हूं आपको कि हम पैरामीटराइज फंक्शन बना के एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन से अलग अलग इफेक्ट निकाल सकते हैं। देखो इस बार लाइन बनेगी किससे, स्टार से बननी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमें सपोज कीजिए कि हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और हम चाहते हैं एक प्रोग्राम खत्म हुआ, उसका एक लाइन आए, फिर कोई दूसरा आउटपुट आए, फिर एक लाइन आए, फिर, तो लाइन के लिए बार बार आप क्या करेंगे, लूप लगा देंगे 10 लाइन का, या फिर आप नॉर्मल प्रिंटफ फिर प्रिंटफ फिर प्रिंटफ करेंगे। तो इस तरह का हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिस पर हम कमांड दें ड्रॉ लाइन का और हमारे कंसोल पर लाइन आ जाए, लाइन का कैरेक्टर भी हम ही डिसाइड करें, नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटिशन भी हम ही डिसाइड करें। तो अब इस फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर इस फंक्शन के लिए प्रोटोटाइपिंग करें, प्रोटोटाइपिंग अगर हम करने जा रहे हैं इसकी फंक्शन की, तो देखिए प्रोटोटाइपिंग क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर मेन में कोई वैल्यू रिटर्न करके रहा, नहीं भाई नहीं, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, तो फंक्शन का टाइप होगा वॉइड, क्योंकि उसका काम है केवल प्रिंट करना, कहाँ पर, कंसोल पर। फंक्शन का नाम क्या हो गया, ड्रॉ लाइन। अब प्रोटोटाइपिंग देखिएगा ऊपर क्या क्या देना पड़ रहा है, एक तो मुझे सिंबल देना है जो मुझे प्रिंट करना है, और दूसरा नंबर ऑफ टाइम देना है। तो एक हमें देना कैरेक्टर और एक हमें देना है इंटीजर। यह क्या हो गई, प्रोटोटाइपिंग। डेफिनेशन अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेम ऐसे ही डिफाइन करेंगे हम, ड्रॉ लाइन, कैरेक्टर, बस यहाँ पर हमें उनको रिप्लेस कर देना है वेरिएबल से, इंट हमने ले लिया है। अब ये पता है आपको कि जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को एन टाइम प्रिंट करना है, एन टाइम लगातार। तो यहाँ पर इंटीजर एक हमने ले लिया i,
फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n तक और आई प्लस प्लस, और मुझे केवल लिख देना है प्रिंट एफ। और क्या प्रिंट कर देना हमें, परसेंटेज सी, क्योंकि हमें उसी कैरेक्टर को प्रिंट करना जो यूजर दे रहा हो, किसमें, CH में। और सॉरी, परसेंटेज सी किसको प्रिंट कर देना, CH को प्रिंट कर देना। ये देखिए डेफिनेशन हो गई। अब यूजर इस फंक्शन को बदल बदल कर यूज कर सकता है, बार बार यूज कर सकता है, और हर बार वो डिफरेंट वर्क करा सकता है। लेकिन हाँ, लाइन ही ड्रॉ करेगा, बट एक ही फंक्शन से हम डिफरेंट टाइप की लाइन जनरेट कर सकते हैं, मुझे बार बार लॉजिक नहीं लिखने पड़ेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा मेन फंक्शन, अब हमने बनाया कंप्लीट प्रोग्राम। हमने डेफिनेशन और प्रोटोटाइपिंग तो कर ही ली। अब हम इसको कॉपी करते हैं और कोड ब्लॉक में जाते हैं। अब हम यहाँ पर केवल मेन फंक्शन बना रहे हैं। हमने मेन बनाया, और हमने प्रिंट वेलकम टू जस्ट नो सॉल्यूशंस। फिर हम चाहते हैं कि लाइन आए, तो हमने लिख दिया ड्रॉ लाइन। लाइन में क्या चाहिए, कितनी बार चाहिए, 40 टाइम चाहिए, 40 टाइम। देन प्रिंट एफ, दिस इज कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, फिर वही लाइन बंद हो जाए, क्योंकि ये लाइन दोनों लाइन के बीच में चाहता हूँ। मैंने फिर से ड्रॉ लाइन लिखा, फिर से, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल कोट में जाएगा, फिर से 40 टाइम कर दिया। तो ये लाइन के बीच में क्या आ गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। देन प्रिंट एफ, हम लिखा स्लैश एन स्लैश एन स्लैश, हमने लिखा प्रिंट एफ our courses slash n slash n। अब हर कोर्स के बाद मुझे स्टार से सेपरेटेड चाहिए, हमने लिखा प्रिंट एफ, हमने लिख दिया जावा, जावा के बाद हमने कॉल कर लिया ड्रॉ लाइन। हमने कहा स्टार प्रिंट करिए, ये बार सिंगल डैश प्रिंट करिए 10 टाइम। ठीक है, PHP, क्योंकि हमने वहां पे स्लैश नहीं दिया लाइन शुरू करने से पहले। हम ये भी कर सकते हैं, जब भी लाइन आप ड्रॉ करें तो हर बार लाइन को ब्रेक करके करें। तो बस इसी तरह से आप बस बताना था मुझे। ये तो हमने इसको रन किया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया और इसे हमने वापस से रन किया। जो भी गलती है उसको पहले हमने रिमूव किया। हाँ देखिए, यहाँ पर एक गलती हुई, वेलकम टू जिस टेक्नो सॉल्यूशंस के बाद लाइन सेम लाइन पे चालू हो गई, क्योंकि लाइन जहां पर हमने लिखा था वहां पर हमने स्लैश एन नहीं लगाया। तो देखिए, वेलकम टू टेक्नो सॉल्यूशन स्लैश एन लगा दिया, लाइन प्रिंट की, उसके बाद हमने इसको फिर से स्लैश एन लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्लैश एन लगा देते हैं, मतलब लाइन हमेशा न्यू लाइन पर प्रिंट होनी चाहिए। फिर हमने इसको रन किया, देखिए वेलकम जिस टेक्नो सॉल्यूशन, एक लाइन आया, फिर आपने लिखा, फिर एक बार और लाइन आया,
फिर अवर कोर्सेस आया जावा, फिर सेपरेट करके PHP, फिर सेप। तो यहाँ लाइन का तरीका डिफरेंट है, लाइन की साइज कम है। यहाँ पर लाइन की साइज दोनों की बराबर है क्योंकि हमने दिया हुआ था कि भाई मुझे ऐसी लाइन चाहिए। तो ये तो एक सैंपल था, हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ हो जिससे आप बार बार जरूरत पड़ रही है आपको लूप, और वो भी ऐसा कोड जिससे आप लूप के थ्रू बना रहे हैं। तो अगर वो बार बार जरूरत पड़ रही है उसे दिखाने की, तो जरूरी है कि उसके लिए क्या बना लिया जाए, फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से रीयूजेबिलिटी की शुरुआत होती है फंक्शन में, और यहीं से आपको ये समझ में आ रहा है आर्गुमेंट का मतलब क्या क्या हो सकता है। हम तो फंक्शन का बिहेवियर भी काफी कुछ चेंज किया जा सकता है आर्गुमेंट देकर, आप देख ही रहे हैं। तो रीयूजेबिलिटी के लिए एक प्रोग्राम और आपको बता रहा हूं मैं कब जरूरत होती है। सपोज कीजिए आप कोई एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एरे में प्रिंटिंग बार बार करनी है। आपने इनपुट लिया, आपको प्रिंट करना, फिर आपने शॉर्ट किया, शॉर्टिंग के बाद फिर से एरे को प्रिंट करना है। तो 2 बार लूप लगा रहे हैं किसको, प्रिंट करने का। तो यहाँ पर ये काम हम कर सकते हैं कि हम फंक्शन बना ले एरे को प्रिंट करने के लिए, और उस फंक्शन को जब भी जरूरत पड़ेगी एरे को प्रिंट करने की, फंक्शन को कॉल कर देंगे। या मैट्रिक्स के केस में अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के केस में अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना, सम करना, पहली मैट्रिक्स प्रिंट करो, फिर दूसरे प्रिंट करो, फिर सम करो, फिर उसका सम भी प्रिंट करो, हर बार प्रिंट करें वही नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन बना लें शो मैट्रिक्स करके, उसमें हम कोई भी 2D एरे टाइप कर दें, भेज दें, और वो मैट्रिक्स को प्रिंट कर दें। इस तरह के प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। तो हम जो भी मैट्रिक्स प्रिंट कराना चाहें केवल उसे हम पास करें और ये फंक्शन उसे प्रिंट करे। तो एक बार बनाने का काम है, बार बार उसे यूज करने का काम है। तो यहाँ पर एरे के साथ वर्किंग हम देख रहे हैं, पासिंग एरे टू फंक्शन। हालांकि एरे वगैरह जब आप पढ़ते हैं, एरे और पॉइंटर ये 2 ऐसे चीजें हैं जहां पर थोड़ा सा बिहेवियर भी समझना होगा हमको। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, लेकिन वो अभी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी हम रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल हम पास करना समझा रहे हैं कैसे करते हैं। तो if you want, this is the elements of array inside the function, then you have to pass 2 arguments to the function। फंक्शन में 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन, पहला होगा एरे और दूसरा होगा साइज, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए एरे आप पास तो कर सकते हैं फंक्शन में, लेकिन फंक्शन के अंदर एरे में कितने एलिमेंट आए ये पता नहीं लगा सकते आप। अगर इंटीजर एरे है तो केवल कैरेक्टर में पता चलेगा क्योंकि आप वहां स्लैश एन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साइज देना जरूरी है। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उस एरे में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज आप देंगे, उसके बाद आप एरे में काम कर ही लेंगे। प्रोटोटाइपिंग अगर हम बात करें कैसे करनी होगी, तो प्रोटोटाइपिंग एरे के लिए इस तरह से करनी होगी। मुझे फंक्शन का नेम अगर हम दे रहे हैं, सपोज कीजिए टाइप हमने दिया, पहले सिंटैक्स की बात करें, टाइप दिया, फंक्शन का नेम दिया। फंक्शन का नेम देने के बाद यहाँ पर जब आप एरे बनाएंगे तो एरे का जो आर्गुमेंट टाइप होगा, या टाइप डेटा टाइप जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट का साइन देंगे। ठीक है, किसका साइन देंगे, ब्रैकेट का साइन देना होगा। ब्रैकेट के साइन से पता चलेगा कि यहाँ पर एरे है। तो एक टाइप होगा एरे, एरे डिक्लेरेशन, और एक होगा साइज डिक्लेरेशन। 2 चीज डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में एरे का भी डिक्लेरेशन एंड साइज का भी डिक्लेरेशन, तब आप उस एरे को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए कैसे। एरे का टॉपिक अलग से विस्तार से बताऊंगा, फंक्शन एंड एरे का। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा void show elements,
यहाँ पे मुझे इंटीजर एरे चाहिए, तो हमने कोई भी दे दिया और हमने इंट क्या दे दिया, साइज या एस ले लेते हैं। तो दो डिक्लेरेशन चाहिए, क्या क्या, एरे और उसकी साइज। अगर हम सोचें केवल हम इतना डिक्लेयर कर दें, एक इंटीजर का एरे होगा, तो क्या ये पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं। दूसरा इंटीजर होगा, अगर हमने देखा क्या इस तरह का डिक्लेरेशन पॉसिबल है, हाँ एरर तो नहीं दिखा रहा है, तो हमने यहाँ इसको डिफाइन किया void शो एलिमेंट्स। यहाँ इंटीजर एरे को बदल दिया ए के एरे से और इंट को हमने दे दिया साइज एस के लिए। हमें शो करना है, इंटीजर आई ले लिया फॉर आई इक्वल टू 0 क्योंकि एरे है, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, एस तक, एंड आई प्लस प्लस, एंड प्रिंटफ स्लैश एन। इंटीजर एरे है तो परसेंटेज डी ही होगा, एंड ए ऑफ आई को प्रिंट कर। तो ये तो लूप हो। चलिए हमने यहाँ पर एरे बना, तो हमने लिखा इंटीजर, एरे का नाम कुछ भी यहाँ ले लेते हैं, सपोज कीजिए एम ले लिया, एम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यूज हमने स्टोर करा दी। यहाँ पर इंटीजर साइज भी निकाल लिया। साइज कैसे निकालते हैं हम, साइज ऑफ एम डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एम ऑफ 0, तो हमारी साइज आ गई। अब मुझे शो करना है, तो हमने लिखा प्रिंटफ, हमने लिखा एक्चुअल एरे, और हमने यहाँ सिर्फ लिखा शो एलिमेंट। किसका एलिमेंट, एम का एलिमेंट, कितने एलिमेंट, साइज, दोनों चीज पास कर दी। और सपोज कीजिए यहाँ पर आपने प्रोग्राम बना दिया है, शॉर्टिंग ऑफ एरे आपने कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दी, शॉर्टिंग ऑफ एरे का कोई लॉजिक आपने लिखा, फिर आपको प्रिंट करना है प्रिंटिंग आफ्टर शॉर्टिंग, क्योंकि शॉर्टिंग बाद फिर से प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, तो हमने लिखा प्रिंटिंग आफ्टर शॉर्टिंग। तो फिर से आपको वही कॉल करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन, शो एलिमेंट, और यहाँ पर फिर एम और साइज दे दीजिए। या आपने उनको मर्ज किया दो एरे को, तो आप दूसरा एरे पास कर दे। तो जरूरी नहीं कि फंक्शन में यही एरे पास करें, हम कोई और भी एरे पास करना चाहें तो अब ये केवल रीयूजेबिलिटी का काम करेगा। आपको जो भी एरे प्रिंट कराना है इससे, तो आपको मेन में उसके लिए अब लॉजिक नहीं लिखना, हाँ इस फंक्शन को दे देना है। वन डायमेंशन एरे की बात हो रही तो वन डायमेंशन एरे और उसका साइज दे देना। अभी हमने एक एरे पास किया है, देखते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये देखिए एक्चुअल एरे आ गया, जो दोटा थे सारे प्रिंट हो गए। तो ऐसे कोड जिनकी जरूरत आपको पढ़ लग रहा है बार बार कि हाँ प्रोग्राम में पढ़ती जा रही है, दोबारा तीसरी बार चौथी बार भी ये कोड हमें लिखना पड़ रहा है, तो कॉपी पेस्ट मत करिए, आप क्या बनाइए उसका फंक्शन और फिर से यूज करिए। तो इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करिएगा, शॉर्टिंग यहाँ का कोड लिखिएगा और उसके बाद फिर से इसी फंक्शन कॉल करिएगा। अभी 2D एरे वगैरह नहीं बता रहा हूँ मैं, तो उसको कैसे काम में लाएंगे। उद्देश्य आज का केवल यह है कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं, इन चीजों को समझना और कैसे यूज करते हैं, सिर्फ इन मुद्दों को समझ रहे हैं। तो रिटर्न, यहाँ पे रिटर्निंग नहीं लाए हम, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है एरे की कि कैलकुलेशन करके हमें प्रिंट रिटर्न करना है। तो टाइप क्या रहा इनका, वाइट। ड्रॉ लाइन का टाइप क्या रहा, वाइट। जब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो टाइप क्या लिया है, इंट। ठीक है, तो टाइप कहाँ देना है कहाँ नहीं देना ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे हमने लिखा create a function to get the factorial of a number। अब आप यहाँ अंदाजा लगाइए कि एक नंबर का फैक्टोरियल होगा, तो फैक्टोरियल कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी, एक फाइनल वैल्यू आएगी। सपोज के मैंने 5 दिया, तो 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल 120 आया। तो यहाँ पे एक नंबर का फैक्टोरियल चाहिए और वो एक वैल्यू बनेगी, तो इसको हम रिटर्न, पासिंग और रिटर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन बनाया, इंट टाइप का बना लेंगे, फ्लोट भी बना सकते हैं, और फंक्शन का नाम हमने सपोज की फैक्ट रख लिया फैक्टोरियल के लिए, और किसका फैक्टोरियल चाहिए, एक इंटीजर का। तो आप एक नंबर देंगे और ये आपको उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। ठीक है, फंक्शन इनको कंप्लीट करना है, हम केवल प्रोटोटाइपिंग बता रहे हैं। क्रिएट अ फंक्शन that will show the factors of a given number। एक नंबर दें और उसके फैक्टर्स प्रिंट करें, ये पता लगाए कि वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर कोई एक फाइनल वैल्यू नहीं आएगी,
फैक्टोरियल जैसे कि इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ मल्टीपल वैल्यू आएंगी, और जब मल्टीपल वैल्यू आएंगी तो आप उसे प्रिंट कर दीजिए, रिटर्न मत करिए। तो वॉइड हमने यहाँ पे बनाया, क्या निकालना, फैक्टर्स। तो फैक्टोरियल की जगह हमने लिख दिया फैक्टर्स, या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, शो फैक्टर, और किसका, कोई भी इंटीजर का। तो जब ये फंक्शन बनेगा तो मेन में कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन सिर्फ इसको कॉल करेगा, एक नंबर दे देगा, जैसे 20 दे दिया तो उसके फैक्टर आने लगेंगे, भाई 2 हो गया इसका फैक्टर, 5 हो गया इसका फैक्टर, 10 हो गया इसका फैक्टर, 20 हो गया इसका फैक्टर, 1 हो गया इसका फैक्टर। तो इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट होने लगेंगी। तो इसका रिटर्न टाइप क्या रखना, हमें वॉइड रखना है। पैरामीटर कितने, केवल एक पैरामीटर है। क्रिएट अ फंक्शन that will return the power of, ये ऐसा कह सकते हैं, that return x raised to the power y। मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करे पावर। तो हमने एक पावर नाम का फंक्शन बनाया जिसमें दो इंटीजर, पहला x कहलाएगा, दूसरा y कहलाएगा। x टू पावर y की जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न करके देंगे। ये काम अभी हम मैथ फंक्शन से, मैथ लाइब्रेरी से कर रहे थे, POW फंक्शन, बट हम ये फंक्शन खुद बनाना चाहते हैं। हम अपना फंक्शन बनाएं जिसमें दो वैल्यू दें, और पहली वैल्यू का पावर 2 किससे निकाल दे, टू द पावर सेकेंड नंबर से। तो ये 3 फंक्शन और बना लेते हैं। तो यहाँ भी एक फाइनल वैल्यू मिलेगी तो इंटीजर होगा, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी कई सारी, तो इसको वाइड कर दिया। फैक्टोरियल में भी एक वैल्यू मिलेगी तो उसको हम क्या कर देंगे, इंट कर देंगे। चलिए हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। और हम उन सारे लाइब्रेरीज के लिए अपने लॉजिक से अपने फंक्शन बना सकते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये हमको ट्राई करना है, जैसे strlen हमने पढ़ा, तो हम सोचते नहीं मैं अपना फंक्शन बनाऊं जो लेंथ निकाल कर दे। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अब आप खुद से बनाना शुरू करिए। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कौन सा, इंट फैक्टोरियल नाम बना लिया, फैक्टोरियल इंट। एक हमने बनाया वाइड शो फैक्टर्स, शो बना लिया। फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से भी लेना चाहिए हमें जिससे पता चले कि फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा बल्कि शो करेगा। और एक इंट फिर से बना लिया, क्या बनाना थर्ड वाले, पावर। यहाँ इंट और इंट डिक्लेरेशन में केवल आपको टाइप देना है। फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया। आप मेन बनाकर आप स्पेस छोड़ दीजिए, भले आप कॉलिंग बाद में करिए, आप फंक्शन डिफाइन कर लीजिए मेन के बाद, फिर बाद में उनकी कॉलिंग कर लेंगे। तो इंटीजर हमने बनाया फैक्टोरियल, एक इंट ले लिया, x का फैक्टोरियल निकालना है। तो इंट f इक्वल टू क्या ले लिया, 1, और एक ले लिया i, और i इक्वल टू x से शुरू किया क्योंकि फैक्टोरियल x इंटू मतलब 5 with 5 into 4 into 3 into 2 into 1 उल्टा चलाते रहे। तो i इक्वल टू x से शुरू किया, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक i की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो जाती तब तक i को माइनस माइनस करना है। और f इंटू इक्वल टू, f में इंटू करते जाना किसका, i का। जब सारा फैक्टोरियल निकल आएगा तो रिटर्न कर दीजिए आप किससे, f। तो फैक्टोरियल निकल आया और ये हमें मेन में रिटर्न होकर मिल जाएगा। शो फैक्टर्स, तो इसको हमने बना वाइड शो फैक्टर्स। इसका यहाँ भी इंट को रिप्लेस किया x से, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर i लिख लिया, यहाँ भी फॉर i इक्वल टू 1 से शुरू किया, आप x तक ले जाइए i प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको केवल लिखना इफ अगर x डिवाइड हो रहा है किससे, i से, x मॉड i इक्वल टू 0 हो रहा है तो आप प्रिंटफ करते जाइए। यहाँ पर /t लगाकर हमने कर दिया, चलिए पर /t और %d, इसको प्रिंट करते जाएंगे उस i को जो उसको डिवाइड करता जाएगा, तो वही उसका फैक्टर होगा। फिर इंटीजर हमने क्या बना लिया, पावर। यहाँ पर x टू द पावर y निकालने, तो इंट x इंट y।
पावर निकालना मतलब x इंटू एक्स करते जाना, कितने टाइम, y टाइम्स, y टाइम हमें x को x में मल्टीप्लाई करना है। तो एक हमने इंटीजर p बना लिया, जैसे फैक्टोरियल बना रहे थे उसी तरह पावर इक्वल टू 1 सेट कर लिया और एक इंटीजर i ले लिया। फॉर i इक्वल टू 1 से i कितनी बार रिपीट करना, y टाइम i प्लस प्लस, तब तक करना क्या है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू x को x में मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं करना, इसको हमने लिखा p मल्टीप्लाई इक्वल टू x। पावर में बार बार मल्टीप्लाई कर इसको करते चले गए हम x को। जब सारा लूप खत्म हो गया तो इसमें पावर की वैल्यू रिस्टोर थी, जिसको हमने क्या करते लास्ट में रिटर्न कर दिया, किसे, p। फंक्शन बन गए। अब इनकी कॉलिंग, हम यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं ले रहे, हम नॉर्मल कॉलिंग करके देखते हैं। तो पहला फंक्शन है किसका, फैक्टोरियल का। तो हमने लिख दिया printf फैक्टोरियल ऑफ 5। हमने कांस्टेंट मान लिया कि हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है और हमने यहाँ कॉल कर लिया फैक्टोरियल ऑफ किसका, 5। लेकिन ये इंट रिटर्न करेगा, इंट। तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता फंक्शन तो आप उसे printf में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एज अ वेरिएबल की तरह काम करेगा। जहां भी कॉल होगा वैल्यू निकाल के देगा, तो हमने उसका यहीं पर प्रिंट कॉल कर लिया। लेकिन जब आपको क्या निकालना हो, फंक्शन, कोई फंक्शन जो शो कर रहा है कुछ वैल्यू को, रिटर्न नहीं कर रहा, उसे आप नॉर्मल प्रिंट करेंगे। जैसे हमने लिखा printf फैक्टर्स ऑफ 30 और हमने यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 30 के बाद वो फैक्टर कॉल कर लिया और यहाँ क्या पास कर दिया, 30। हमें तो वैल्यू, फंक्शन को वैल्यू चाहिए। अब जो भी चाहे, जिसका भी फैक्टर निकालना हो आप बस यहाँ पास कर दीजिए, उसका फैक्टर निकाल के रख देगा आपके सामने। तीसरा क्या था फंक्शन, हमें पावर निकालना था, तो हमने फिर से लिखा printf /n। हम सपोज कि हम लिखा 3 to the raised to the power 5 और मुझे इसकी पावर निकालनी है, तो हमने लिख दिया पावर, एक बेस और दूसरा एक्सपोनेंस, तो 3,5 हमने पास। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन सही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ अगर लिख दिया पावर तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि पावर प्रिंट नहीं कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फंक्शन आप कॉल करेंगे, एरर नहीं आएगा, बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू रिटर्न होकर मेन में आ रही है। अब मेन में उसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो या तो आप यहीं पर पावर ऑफ 5 यहाँ %d करके इस फंक्शन को कॉल कर लें, या फिर अगर आप वहां पे नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको किसी एक वेरिएबल में, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। हमने p ले लिया है यहाँ पर, अब देखिए 2 जगह p लिया, कोई दिक्कत नहीं। लोकल वेरिएबल बार बार रिपीट हो सकते हैं, एक ही फंक्शन में एक नाम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते, अलग अलग फंक्शन में आप उसी नाम के वेरिएबल बना सकते हैं। तो या तो अब इस तरह से लिखें printf, फिर लिखें आप %d और फिर आप p को प्रिंट करें, या फिर सिंपली आप यहीं पर पावर ऑफ 5 के बाद %d लगाते और इस पावर वाले फंक्शन को कॉल कर देते, जैसे हमने फैक्टोरियल में किया है। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, बट फिलहाल अगर मैं इसको नहीं करूं, ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूं जानबूझकर कि अगर मैंने नहीं किया, सिर्फ पावर को कॉल कर दिया हमने पावर को यहाँ पे अलग से 3,5, तो वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तो आएगी बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या आया, 120। फैक्टर ऑफ 30 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये देखिए सारे फैक्टर भी मिल रहे हैं। 3 raised to the power 5 कुछ नहीं आया, इन द सेंस क्योंकि हमने उसे लिया ही नहीं, आया भी होगा तो हमने उसे प्रिंट नहीं किया। तो तरीका क्या है, ये नीचे वाला हम अनकमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। ये देखिए 340 243 बड़ा लंबा आ रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, 3 raised to power 3 कर देते हैं। कौन इतना कैलकुलेशन को चेक करेगा, यहाँ 3,3 कर देंगे, 3 3 9 3 27। अब देखते हैं कैसे से किया रन, ये देखिए 27, तो वर्किंग बिल्कुल सही चल रही है।
तो इस प्रोग्राम से ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें कब वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, कब हमें वॉइड रखना चाहिए, कब हमें इंट लेना चाहिए। ठीक है, जहां पर वैल्यू कैलकुलेशन में फ्लोट वगैरह आ रही है, डबल आ रही है, तो आप टाइप बदल दीजिए। जैसे मुझे डिवीजन करना है 2 नंबर का, तो फिर वहां पे आप टाइप बदलिए। ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने आज की क्लास में देखे हैं, और अभी फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। बेसिक यूडीएफ कंप्लीट हो गया, कल से एडवांस यूडीएफ की तरफ चलेंगे। और आज के फंक्शन में हमने जो एरे देखा है, अभी एरे में भी कुछ चीजें और सीखनी है, किस तरह से एरे में हम आगे डबल डायमेंशन एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये भी हमें सीखना होगा। अभी नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये भी बचा हुआ है। रिकर्शन क्या होता है वो देखना है। फंक्शन एज फंक्शन आर्गुमेंट, तो इस तरह से अब एडवांस टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ, कोई डाउट हो पूछ लीजिए आप लोग।